कि करीब 45-50 लाख बीजेपी ने फ्लोटिंग वोटर तैयार कर ली। 30 साल से गुजरात में हो, क्या कर लिया तुम? पानी बरसा तो 8 शहर तुम्हारे डूबे हुए, सूरत समेत। इन सब शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे आपने करोड़ों रुपए एक चक्कर के खर्च किए और एक बरसात नहीं झेल सकते। इतना बड़ा बदमाशी हो रही है खुलेआम, वो एक दिन बिहार भी बंद कराने की हालत में है। उन्हें देश बंद करा देना चाहिए था। क्या राजनीति करते हो? शिक्षा आपने तहस नहस कर दी। सारे विश्वविद्यालयों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया। सारी नई भर्तियां पिछले 10-12 साल में आरएसएस के लोगों की कर दी। एक यूनिवर्सिटी इस लायक बना पाए कि दुनिया की बड़ी रैंकिंग में आ जाए। इतनी बड़ी धांधली सरेआम हो रही है, आंख में सीधे तेजाब डाला जा रहा है, लेकिन उस सड़कों पे जनता को कहां उतारने की हालत। तो ये पार्टी पूरी निगल चुकी है बीजेपी। नीतीश कुमार को इस चुनाव होने के बाद पता नहीं वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि देश का सवर्ण जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड सारी दुनिया में और विदेश में बीजेपी के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में अब आगे क्या, यह बड़ा सवाल बिहार के जो वोटर हैं, बिहार की जनता है, उनके मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। और यह सवाल केवल बिहार तक सीमित नहीं है, यह देश भर में या दुनिया में जो भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, उन सभी के मन में यह प्रश्न बना हुआ है। इसके निहितार्थ खोजे जा रहे हैं, इसको कहीं बूझने की कोशिश की जा रही है कि जब राज्य विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है इसी साल के आखिर में, उस मोड़ पर खड़े बिहार में अनायास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक वो फरमान क्यों जारी कर दिया जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। और मैं बात तो वही कर रहा हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के सघन परीक्षण का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है और बहुत कम वक्त दिया है। और जिस तरह की पूरी प्रक्रिया की घोषणा हुई है, उसके बाद हाहाकार की स्थिति है, विरोध हो रहा है, विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है, जनता के बीच से भी आवाजें उठ रही हैं और इसको समझने का प्रयास हर एक कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न सभी के मन में कौंध रहे हैं, गूंज रहे हैं। और चूंकि मैं भी एक लंबा इस पत्रकारिता के जगत में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और 4 दशक के लगभग होने वाले हैं, तो मैं ऐसा मानता या बूझता हूं, समझता हूं, हो सकता है मेरा अपना कहीं भ्रम भी हो कि जो बिहार के लोग हैं या जो देश के जागरूक लोग हैं जिनके मन में राजनीति को लेकर रुचि रहती है, उनके सवाल खोज पा रहे हैं अथवा नहीं खोज पा रहे हैं। लेकिन मेरी जो अल्प बुद्धि है, 4 दशक का मेरा जो अपना इस जर्नलिज्म का अनुभव है, उसके तहत कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मेरे अपने मन में बन गए हैं। मैंने मान लिया है कि इसके ये निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना भ्रम हो सकता है जैसे मैंने कहा। और ये सबको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला है, उसके पीछे है कौन, और छुपा किसी से नहीं है। किस तरह की कहीं कंट्रोवर्सीज बीते 11 वर्षों में और खासकर बीते 5-6 सालों में बहुत रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, और आरोप यही लगा है कि ये तो मोदी जी, शाह साहब की एक विंग है, भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है, उसके तहत काम करती है। तो अभी जो फैसला हुआ है, ज्ञानेश कुमार साहब का निर्णय है, उस पर भी इसी तरह के सवाल हैं, इसी तरह का बवाल है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे मन में जरूर कुछ जवाब आए, लेकिन इन जवाबों में कितना मैं ठीक सोच पा रहा हूं, नहीं सोच पा रहा हूं, इस सबको जानने बूझने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। जुड़ गए हमारे साथ हैं शीतल पी सिंह साहब, हिंदुस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट, और आप इनको सुनने को बेताब रहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे निरंतर आते हैं। हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनमें आप हिंदी पे आप निरंतर सुनते हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत दीर्घ अनुभव वाले, और बहुत मैं वक्त खराब नहीं करूंगा, आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपका कितना अनुभव है और आप कौन कौन से मीडिया हाउसेस में रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स कैसी धूम और धड़ाके मचाती रही है। तो मैं पहले तो बहुत कुछ आपका स्वागत करूंगा। शीतल साहब, आपने हमारी समय निकाला, हमें समय दिया, और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। जैसा मैं सोच रहा था, मेरे अपने मन में कहीं जवाब है कि ये जो फैसला हुआ है बिहार में, क्या बिहार में इस फैसले को हम ऐसा देख सकते हैं कि जो स्थितियां वहां भारतीय जनता पार्टी की हैं सर, और या जो उनके अलायंस की हैं, कि बहुत अच्छी नहीं है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। तो ये कदम कहीं क्या चुनाव टालने के लिए तो नहीं है, या इसको आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए इसके बाद जो स्थितियां बन रही है, कोर्ट शायद ऐसा कोई फैसला दे दे। सारा जो मेरे मन में उपज रहे सवाल, ये क्या मैं ठीक सोच रहा हूं, दिशा ठीक है? आपकी अपनी राय शीतल सर। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला चुनाव आयोग के बारे में था और आखिरी था, जिसमें उसने ये सुझाव दिया था कि फिलहाल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए एक पैनल बने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे
प्रधानमंत्री रहे और लीडर अपोजिशन रहे। ये एक व्यवस्था इसलिए उन्होंने कहा था कि एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें उन्होंने पाया था कि जो नियुक्ति हुई थी चुनाव आयुक्त की वो उनके हिसाब से अवैध थी। उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, हालांकि वो खुद ही वहां से हट गए थे, लेकिन उस नियुक्ति को गलत माना था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्क्रूटनी में। वो एक बड़ी बात थी। उससे पता लगता है कि जो जिस तरह की नियुक्तियां कर रही थी सरकार, वो प्रणाली गलत थी। और उसमें उन्होंने जो विवेचन किया उसमें लिखा था कि चुनाव आयोग हमारी वो संस्था है जिस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, जिसके काम करने पर और सब पर अगर उसमें विश्वास नहीं है तो उसके ठीक काम का भी कोई मतलब नहीं। उसे न सिर्फ ठीक अपने को करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, बल्कि लोगों का विश्वास भी अर्जित करना चाहिए। तो ये चीज तो खत्म कर दी इस सरकार ने। और उसमें चूंकि उस आदेश में ये था कि हमारे यहाँ पहले से एक कानून लंबित चला आ रहा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का क्या तरीका हो, तो इसलिए सरकार इस मामले में एक कानून भी बनाए सोच समझ के, जो इन भावनाओं को इंगित कर सके और पारदर्शी रह सके और विश्वास लोगों का दे सके। सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि उस लाइन को पकड़ के तुरंत एक कानून बना दिया और उस कानून में सीजेआई को ही पहले बाहर कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। और कानून के तहत ये कर लिया कि प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री को साथ रखेंगे और एक लीडर अपोजिशन को, तो हमेशा ही उनका ही बहुमत रहेगा। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री तो एक ही बात कहेंगे। तो यही हो रहा है अब कि अब ये जो बात है, जो शंका सुप्रीम कोर्ट की थी, वो शंका को स्थापित कर दिया है सरकार ने कि हम खुलेआम बेईमानी करेंगे, अपनी पसंद का अफसर रखेंगे। तो जब उनकी पसंद का अफसर आएगा तो वो फिर क्या करेगा इसके बारे में बहुत कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं। और इसलिए अब हमारे देश में, जैसा डेम इंस्टीट्यूट कहता है स्कैंडिनेविया का, कि भारत में अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। चुनाव तो होते हैं लेकिन एक तानाशाहपूर्ण व्यवस्था में होते हैं, जिनके लेके कोई साफ सफाई समाज में नहीं है, और उनमें अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो चैलेंज नहीं हो पाती। हमारी जो न्याय प्रणाली है वो इस तरह की है कि फैसले समय पर नहीं आते, तो जो लंबे दूरी तक फैसले चले जाते हैं। अब 5 साल में एक कार्यकाल खत्म होता है, अगर फैसला 7 साल में 8 साल में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो इस तरह की सिचुएशन है, चूंकि बहुत से मामले लंबित हैं। तो कुल मिला के हमारे सामने अब जो परिदृश्य है वो कंप्रोमाइज्ड है, सरकार के अधीन है, सरकार द्वारा नियुक्त है, सरकार द्वारा पोषित है और सरकार की मदद में लगा हुआ हमें मिल रहा है। अभी जो एकाएक किया है, आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बहुत विस्तार से इसको बता रही है कि जितने गांव में उनके लोग गए, उन्होंने पाया कि लोगों के पास सिवाय आधार कार्ड के अपनी पहचान बताने का कोई और साधन नहीं है। जो जो बताए गए हैं उसमें प्रावधान, वो औसत लोगों के पास उनको नहीं मिले, और आधार कार्ड को इसमें बाहर कर दिया गया। हर चीज में सरकार आधार कार्ड को शामिल करती है। कोर्ट तक लोग गए हैं, बैंकिंग वगैरह सिस्टम से उसको बाहर कराया है, यहां सरकार ने उसको अपनी रुचि से बाहर कर दिया और ऐसी चीजों को अंदर कर लिया है जिसके बारे में है कि बिहार में मुश्किल से 7-8% लोग उन कागजों को जुटा सकते हैं, यानी 92% लोग उन कागजों को नहीं जुटा सकते। अब बिहार में चूंकि जाति जनगणना जैसी एक एक्सरसाइज हुई, उससे पता चलता है कि 14-15% लोगों को छोड़ के, जिसमें मुस्लिम सवर्ण भी शामिल है, तो 14-15% लोगों को छोड़ के बाकी सारी आबादी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की है। अल्पसंख्यकों में भी कमजोर तबकों। तो जहां 85% आबादी उनकी है और आर्थिक संसाधनों का बंटवारा इस तरह से है कि वो ज्यादातर सवर्णों के पास है, नौकरियों का भी बंटवारा इस तरह से है, उन्हीं आंकड़ों से पता चला कि वो ज्यादातर सवर्णों के पास है। बड़ी इकाइयां जो है, यानी जो प्रशासनिक तौर पर फैसले लेती हैं, डीएम, एसपी या सेक्रेटेरिएट और जुडिशरी और प्रेस, इन सब में तो एक तरफा मामला सवर्णों के पक्ष में है। तो एक तो समाज में इस तरह की विसंगति है, उसी तरह से आर्थिक संसाधनों की विसंगति है वहां, कि वो इस हिस्से में जो 15% है, इसके पास जमीनी और दूसरे संसाधनों की भरमार है, तो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर लोग हैं। फिर वहां की एक बड़ी आबादी, करीब 2.5 करोड़ लोग रोजी कमाने के लिए, चूंकि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और वहां रोजगार के साधन नहीं है, लोग अपनी जीविका कमाने के लिए सारे देश में और सारी दुनिया में वहां से निकलते हैं, मजदूरी करते हैं।
उनमें से बहुत सारे लोग परिवार समेत निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग अकेले निकल जाते हैं। ये लोग इस राजनीतिक प्रक्रिया में आधी अधूरी भागीदारी उनकी पहले से ही है। आप इस तरह के नियम लाएंगे तो उनकी पूरी भागीदारी को ही नष्ट कर देंगे आप। 8 करोड़ कुल वोटर है वहां पर, तो वोट 5.5 करोड़ के आसपास पड़ता है। ये जो प्रणाली है, जो आपने महाराष्ट्र में जो शिकायतें आई हैं, उसके अनुसार करीब 45 लाख वोटर कुछ महीनों में बढ़ा लिए गए थे, जो इसके पहले के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 5-5 साल में उतने नहीं बढ़े थे। तो अगर हम उस आंकड़े को ही ले लें कि आप एक फ्लोटिंग वोटर, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि करीब 45-50 लाख बीजेपी ने फ्लोटिंग वोटर तैयार कर लिए। जिस राज्य में चुनाव होगा, चुनाव आयोग की मदद से वो 60-70 लाख 80 लाख लोगों का वोट तो वहां से कटवाएंगे, जिनको वो समझते हैं कि वो विपक्षी दलों का, बिहार जैसे राज्य को अगर ले उस आंकड़े की तुलना में, जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए वल्नरेबल है और वो विपक्षियों को वोट देते हैं, तो 70-80 लाख आपने वोट कटवा दिए और उनको मौका नहीं मिला उतने समय में अपने को वापस करने का। पता भी नहीं चला, लिस्ट आई तो पता लगा मेरा नाम, वोट देने गए तो पता लगा मेरा नाम नहीं है, और फिर हल्ला मचाया, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। और 40-45 लाख उन्होंने इंक्लूड कर लिए अपने वोटर, जो उनके पास फ्लोटिंग वोटर है, जो इस सिस्टम को, चूंकि सरकार उनके पास राज्य की भी है, केंद्र की भी है, चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है, तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोटों का एक तरह से इंतजाम 5.5 करोड़ कुल वोट पड़ेगा। उसमें अगर 1.25 करोड़ वोट या 1 करोड़ वोट भी कंप्रोमाइज्ड है पहले से, तो बचा 4.5 करोड़ वोट। 4.5 करोड़ वोट में चुनाव होगा, 1 करोड़ प्लस लेके एक पार्टी आ रही है चुनाव में। अब जो पिछले आंकड़े हैं, पिछले चुनाव में तो चूंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन जो आज है, जो यूपीए था उसमें थे, इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ है। पिछले चुनाव में 41-42% पे थे वो विधानसभा में, और जो बीजेपी और उसके साथ वाले लोग थे वो पीछे थे, 6-7% का डिफरेंस था। लोकसभा में इस बार अभी जो हुआ, इसमें करीब 10% का डिफरेंस है, लेकिन 5% की बढ़त इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और 5% की घटत जो आपका एनडीए है उसके मामले में है, जिसमें अब नीतीश कुमार भी शामिल है। तो यानी ये बढ़ती हुई इधर से है बाढ़, और उधर से मामला घट रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। तो ऐसे में अगर इस तरह का प्रयोजन कर लिया गया है, जिससे इस तरह के आंकड़ों की शंका पैदा हो रही है, तो अब ये चुनाव तो लूट लिया जाएगा फिर इस तरह से। लो, जैसे हुआ था मध्य प्रदेश में, शंका हुई थी, उस समय इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र तक जाते जाते ये चीजें क्लियर हुई, हरियाणा में क्लियर हुई, दिल्ली चुनाव में क्लियर हुई। बहुत से पत्रकारों के संगठनों ने, जैसे न्यूज लॉन्ड्री है और अन्य है, उन्होंने इनकी ढंग से स्टडी की, कैरवा ने की, अन्य लोगों ने भी की। उससे पता लगा कि किस तरह से इसमें मैनूवरिंग की गई है, कैसे खास सीटों पर एकाएक इतने मत बढ़ गए हैं, और कैसे खास उन सीटों पर नतीजे उसी हिसाब से परिलक्षित हो रहे हैं। तो एक ऐसे चुनाव की संभावना हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं, जिसमें बिहार के गरीब लोगों के 70-80 लाख, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, अब वो एग्जैक्ट तो पता लगेगा, इतने मत तो कम हो जाएंगे, और चुनाव होते होते तक वो लोग जो है उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये पार्टियां चूंकि इस तरह से संगठित नहीं है, जो विपक्ष में है, कि वो बूथ स्तर पर इन चीजों को उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके जैसा आरएसएस करती है या बीजेपी करती है। संसाधनों का भी बुनियादी फर्क हो चुका है राजनीति में, हम देख रहे हैं। 10,000 करोड़ से ऊपर लोकसभा चुनाव के बाद बैंक बैलेंस था बीजेपी का, और 300 करोड़ भी नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस का राष्ट्रीय खाता इनकम टैक्स ने सील भी कर रखा था ठीक चुनाव के वक्त जी। और जो पार्टियां हैं, कुछ राज्य की पार्टियों को छोड़ते, जो रीजनल है, कुछ विशेष कारणों से उनके अकाउंट्स में 500-600 करोड़ दिख रहे थे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो 100 करोड़ से भी नीचे थी। तो एक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और देश में केंद्र में भी सत्ता में है, इंस्टीट्यूशंस भी उसकी जेब में है, कोर्ट्स भी आजकल कुछ नहीं कर रही हैं, और उसका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ है ऑफिशियल व्हाइट। यस सर। हम जानते हैं कि चुनाव में जितना व्हाइट होता है उसका 50 गुना ज्यादा पैसा कच्चे में खर्च होता है, कैश में खर्च होता है। सब हम लोग जानते हैं, हर चुनाव में बोलते हैं।
तो इतना जब गैप है, साधनों का गैप, संस्थानों को कब्जे का गैप, नीतियों का गैप और इतनी बेईमानी की नीयत है, तो अब इन चुनावों का मतलब धीरे-धीरे हमारे देश में मुझे लग रहा है कि 1-2 चुनाव और होते-होते ये साफ हो जाएगा कि वो जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, उसमें इलेक्टोरल वर्ड भी हट जाएगा। हम एक ऑटोक्रेटिक एक्सेप्टेड ऑटोक्रेसी होगी जिसको दुनिया के डेमोक्रेसी का अध्ययन करने वाले संस्थान साफ-साफ कह रहे होंगे और देश में बांग्लादेश की तरह विपक्ष चिल्लाता हुआ चुनावों से बहिष्कार करने के अलावा और किसी स्थिति में नहीं। तो हमारा जो चीजें बढ़ रही हैं वो इस दिशा में है, ये मेरा आकलन है। अब आपका जो प्रश्न हो। नहीं, मेरा मेरा सवाल यही था। आपने तो बहुत अच्छे से तफसील से सारी चीजें समझा दी, उसके क्या-क्या रिपरकेशंस देखते हैं। लेकिन मैंने ये भी पूछा था कि देखिए, ये बिहार है, बार-बार कहा जाता है, आप जितने जो सीनियर्स हैं या जो इन जनरल निकलता है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज है कि ये जो इतना आसान भी नहीं है, जो आप चाह रहे हो, जो प्ले अप करना चाह रहे हैं, ये खेल करते रहे। अब ये पहले हो रहा है। अब तक जो राजीव कुमार साहब या पहले के चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनमें हम बार-बार जो आरोप लगते थे कि इन्होंने मतदान हो जाने के बाद कुछ-कुछ अलग-अलग चीजें की हैं, कुछ पहले भी किया होगा। अब ये ओपन अप पहली बार सीधे खुलकर कर रहे हैं। तो बिहार अलग तासीर का राज्य है और वहां से मैंने क्रांति की बात की। आप 1975 की क्रांति जो थी, वो जो इमरजेंसी के पहले वाला दौर था या इमरजेंसी के बाद का सिलसिला था जेपी नायक, अपने जेपी सर का। और ये जो अभी इन्होंने इस तरीके से कदम उठाया, तो मेरी इसमें कहीं आशंका ये भी बन रही थी कि आप मैदान बहुत आपके लिए कठिन है। आपने अब वही कि आए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत आप आए हैं मैदान में। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको चुनाव को टालने जैसा भी कुछ हो कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फैसला उसको लेकर अब विकल्प क्या है जो विरोध करने वाले दलों के पास, या कुछ जनहित याचिकाएं भी लग चुकी हैं, कुछ लोगों ने दलों ने लगा दी हैं, और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें बेरंग लौटा दिए थे। परसों गए थे, वो आपने देखा था कितना लज्जित करके लौटाया गया, किस तरीके से था वो सभी ने बताया। तो यदि वहां जो कोर्ट से कोई ऐसा निर्णय आता है या ऐसा चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता कि इस चुनाव को टाल दिया जाए, अभी हमारे हिसाब से फील्ड नहीं है प्रॉपर, राष्ट्रपति शासन के बाद हम देखेंगे। आप विकल्प यही कि आप जब एक सर्टेन टाइम निकल जाएगा, जब आपको जब तक गठित करना है, तो जब वो टाइम निकलेगा तो आप राष्ट्रपति शासन, आपके हाथों में सत्ता है पूरी की पूरी, सीधे बीजेपी के हाथों में जो ख्वाब है उनका। तो ऐसा कुछ हम देख पा सकते हैं। ऐसी अगर मैं सोचता हूं तो कि उस दिशा में ठीक है या गलत है, ऐसा इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे ये संभावना बिल्कुल नहीं लगती। चीजें सब उनके कंट्रोल में है, चीजें सब उनके पक्ष में। अभी वो सशंकित है, लेकिन मतदाता जो समूह है, जिस तरह से वहां जातियों के आधार पर संगठित है, उसमें सबसे बड़ा गठजोड़ इस समय एनडीए के ही पास है। नीतीश कुमार के आ जाने से पलड़ा भाई 41-42% वोट मिला था पिछले विधानसभा इसको, इंडिया गठबंधन जो आज है यूपीए था तब, और तब नीतीश कुमार उधर थे, अब नीतीश कुमार इधर है। तो कुल मिलाजुला के जो बाकी इनके पास जो भी है वो सब इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का है, जैसा मैंने बताया संसाधन इनके पास है, चुनाव आयोग इनके लिए ये सब सर वाली स्कीम लेके आया है। तो ये एक्चुअली ये किसी चीज पर जरा भी लूज नहीं छोड़ते, बहुत मतलब बहुत ही गंभीरता से। देखिए चुनाव, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मोदी शाह जी की टोली आई है राजनीति में देश में, वो चुनावों को जिस गंभीरता से, जिस शिद्दत से और जितनी योजना बनाकर और जितना मैन्यूवरिंग करके अपने लिए 100% जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करती है, वैसा हमने किसी और को नहीं देखा। आप देखिए कि लोकसभा में 240 सीटों पर रह जाने के बाद महाराष्ट्र जैसे राज्य में और हरियाणा जैसे राज्य में, और मैं तो मध्य प्रदेश भी कहूंगा एक समय, हालांकि वो पुरानी बात थी, इन सब में सबको ये लगा कि विपक्ष जीत रहा है, कोई शंका ही नहीं थी। आंकड़े भी पक्ष में थे, तर्क भी पक्ष में थे, समाज भी नीचे से बोल रहा था, जो फील्ड रिपोर्ट्स भी बोल रही थी, सारे सर्वेक्षणों तक में आ रहा था, पॉलिटिकल सर्वे में भी आ रहा था, और उसके बाद उन्होंने नतीजे बदले और उन्होंने निश्चित तौर पर उन दूसरों की तुलना में चुनाव की इस प्रणाली का बहुत ढंग से उसकी मीमांसा करने में वो सफल है। उनके पास चूंकि सरकार है केंद्र में और राज्यों में भी, उनके पास सूचनाएं ऑथेंटिक हैं, उनको और उनके पास बूथ लेवल पर स्ट्रक्चर है जिसको वो मोबिलाइज कर सकते हैं। और एक बात पिछली बारों से फर्क है, जो 1975-77 ले लें या वीपी का आंदोलन ले लें या केजरीवाल का आंदोलन ले लें,
इन सब आंदोलनों में सवर्ण जातियां ही आंदोलन में उतरती थी और उनके नेतृत्व में देश की जनता उतरती थी। क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ही इस तरह से है, हमारा सब कुछ ऐसे है कि सवर्ण जातियां जिधर चलती या चलाती हैं उसी ओर सब कुछ जाता है। सूचना के केंद्र उनके पास है, राजनीति के केंद्र है, आर्थिक केंद्र है, सामाजिक सत्ता है और हमारा जो जाति का ढांचा है उसमें उनकी श्रेष्ठता है। इस समय बीजेपी के पास एडवांटेज ये है कि देश का सवर्ण जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड सारी दुनिया में और देश में बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी भी किस्म की कुटिलता करने में उसको कोई परहेज नहीं है। अगर वो चुनाव आयोग के रूप में है तो वहां वो काम करता मिलेगा, वो मीडिया में है तो वहां वो काम कर रहा है, वो जुडिशरी में है तो वहां वो काम कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेट है तो वहां वो काम कर रहा है और वो सड़क पे और गांव में है तो वहां वो काम कर रहा है या शहर में है तो वहां। तो ये जो तंत्र है, हमारे देश की समस्या बिल्कुल दुनिया में ऐसा कोई सैंपल है ही नहीं। जो हमारा सैंपल है ये बिल्कुल क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है और इसको क्लिष्ट बनाता है हमारा कास्ट स्ट्रक्चर। और इस कास्ट स्ट्रक्चर से लड़ाई एक्चुअली शुरू है और इसको अम्बेडकराइट्स ने ढंग से एस्टैब्लिश किया है। लेकिन अभी पिछड़ी जातियों के बीच तमाम तरह की हाच पाच है। वो हिंदू धर्म के कर्मकांडों में भी उतना ही घुसे हुए हैं और उससे उत्पीड़ित होकर चिल्लाने वालों में भी उसी तरह से सामने है। इटावा कांड उसका एक प्रतीक है। आपके प्रदेश में भी इस तरह का हुआ था कि कोई लोधी जाति की या कुर्मी जाति की कोई प्रवचनकारी थी और उनको जो है महिला, तो उनको शायद अपमानित किया या क्या किया गया, बहुत डिटेल्स मुझे नहीं पता है, आप जो बेहतर जानते होंगे। मतलब ये जो जाति का कोड है ये हमारे पूरे ढांचे को और इस समय राजनीति को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और बहुत ही गड़बड़ियां कर रहा है। इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। एक्चुअली बहुत ही गंभीर समस्या में हम हैं। देखते हैं कि फिर भी ये किस तरह से अनफोल्ड होता है आने वाले दिनों में, ये मेरा आकलन। ठीक सर, इसमें आपने एक चीज कही, देखिए ये जो चुनाव आयोग का मंतव्य दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो पीछे है, आपने मोदी और शाह की जोड़ी का नाम ले दिया और वो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हैं सारे जो उन पे आरोप है। यहाँ 50-100 लाख वोटर कट जाएंगे, करोड़ वोटर, 2 करोड़ वोटर काट दिए जाए और फिर इलेक्शन को आप अपना मैनेज कर लें, लूट लें सरीका कि लोकतंत्र लूट लिया गया। हमने महाराष्ट्र में देखा था, महाराष्ट्र में आपने अल सुबह बना डाला था और वो सरकार पूरे समय चली, कोर्ट में मामला रहा, कुछ नहीं निकला, आपने उसका उल्लेख किया ही किया। तो यहां इतनी आसानी से सब हो जाएगा, 25 दिन में सब कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मेरा इसी में एक और प्रश्न होगा कि अब विपक्ष के पास, खासकर इंडिया ब्लॉक जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था, उसने सारी इसकी खामियां कमियां और सब इंगित की, तो उनके पास विकल्प क्या है, क्या करेंगे वो? और जनता के खामोश बैठ जाएगी, ये जो पार्टी ने खामोशी से इसको ओढ़ लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इस पे? विकल्प से पहले देखिए उनकी सामर्थ्य क्या है। इतना बड़ा बदमाशी हो रही है खुलेआम, वो एक दिन बिहार भी बंद कराने की हालत में है। उन्हें देश बंद करा देना चाहिए था। क्या राजनीति करते हैं वो लोग? उन्होंने शर्मिंदा किया है इस देश के लोकतांत्रिक वातावरण को। हम जैसे तमाम लोगों की आशा और उस पर तुषारापात किया है। हम लोग जीवन भर एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे और अब देख रहे हैं कि ऐसा विपक्ष है जो इन परिस्थितियों का सामना करने लायक ही नहीं। तो जो इतनी बड़ी धांधली सरेआम हो रही है, आंख में सीधे तेजाब डाला जा रहा है, लेकिन उस सड़कों पे जनता को कहां उतारने की हालत में? तो वो मतदाताओं के साथ बेईमानी पे क्या लड़ लेगा? ये उन लोगों को पता है जो बैठे हुए हैं दिल्ली। इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं, ढिठाई से कर रहे हैं और बेशर्मी से कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जुडिशरी हाई कोर्ट्स के स्तर पे बदल दी भाई। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बेंच उनकी जेब में है। ये बातें इस तरह से कहने की स्थिति आ गई है हम लोगों की कि अब सिचुएशन यही है, क्या करें? हम बहुत बुरे वक्त में पहुंच गए हैं। हमारे देश का लोकतांत्रिक भविष्य जो है बहुत बुरे वक्त में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें शायद मुझे लगता है फिर एक जो हमें उम्मीद की किरण जो हुआ था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, बस वही उम्मीद टिकी हुई है, वही उठे। ये लोग तो नहीं जगा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो बिहार नहीं, जनता बटी हुई है हमारे यहाँ। वो जो नारा जिन्होंने दिया था और जिन्होंने उस नारे के पीछे लोगों को लामबंद किया था, वो सब सवर्ण जातियों के लोग थे। इस समय वो पूरे के पूरे उल्टा काम कर रहे हैं। इस सिस्टम, इस व्यवस्था, इस पार्टी, इसकी राजनीति, इसका डिस्कशन, इसके विमर्श को स्थापित करने और बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक और जहां भी विमर्श जिस भी लेवल पर हो रहा है, सामाजिक विमर्श, क्योंकि वो पहले से प्रिविलेज्ड है, बेटर पोजीशन में है, एजुकेशन उनके पास है,
सब कुछ उन्हीं के पास है एक्चुअली इस देश में, जिसको कुछ कहा जाता है वो उन्हीं के पास है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो संगठित भी नहीं। समस्या ये, और जिनका काम उनको संगठन करने लायक की जिम्मेदारी थी, वो खुद ही बहुत सारे कारणों से उन्होंने निराश किया, इसलिए ये परिस्थिति। राइट सर, मैं शीतल से दो इसी में एक सवाल और करूंगा, उसमें दो सवाल मेरे रहेंगे। एक जो प्रश्न करने जा रहा हूं, एक तो ये कि वो जो जेपी आंदोलन, उसके जो उस कुनबे में शामिल आज के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, उनका रोल एक चीज, और दूसरा वहां जो कब्जा कर लिया गया, जो आपने कहा कि ये लोग सब कब्जा, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे किए। अब उस राजनीतिक पार्टी जो नीतीश कुमार का दल है, वहां मोदी लगे हुए उस प्रीमाइसेस में। ये कैसा है, ये क्या गठजोड़ है सर? इस पे एक टिप्पणी आपकी। संजय झा जो उसके अध्यक्ष हैं, वो अरुण जेटली जी के ऑफिस में काम करते थे, तो आप समझ लीजिए ये बात बहुत पुरानी भी नहीं है, एक दशक के आसपास का मामला है। तो आप सोचिए कि आरएसएस बीजेपी की ताकत कितनी है कि जिसको अरुण जेटली के दफ्तर में डेवलप किया गया हो, उसको उन्होंने प्लांट करके पूरी पार्टी की जेब में है। जो पिछले प्रेसिडेंट थे इनके, उनको इसलिए हटाया गया था, जो फॉर्मर आईएएस थे 1984 बैच के, कि वो बीजेपी से उनके लिंक हो गए थे। तो ये पार्टी पूरी निगल चुकी है बीजेपी। नीतीश कुमार के को इस चुनाव होने के बाद पता नहीं वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसके बाद उनका कोई मतलब सिवाय बाहर होने की जरूरत से कुछ नहीं रहेगा। कहीं ज्यादा से ज्यादा कुछ सम्मानजनक कहीं पद दे दिया तो दे दिया। यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने जैसी बात, और खामोश है नीतीश कुमार, उनका दल। ये भी अजब गजब सी स्थिति है। इस पे मतलब बहुत विस्मय होता है। कुछ एक आध लाइन इस पे, फिर मैं अंतिम सवाल आपसे करूंगा। देखिए, ये यही है कि ये पूरे जीवन इन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स की, फिर सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स की, और संविधान की रक्षा की बातें की, और अब ये इस दशा में है कि इतने बड़े बड़े हमलों पर भी हम इन्हें गायब पा रहे हैं। तो पूरे जीवन को इन्होंने एक जोक बना के रख दिया अपने आप को। लेकिन अब वो पता नहीं मानसिक स्थिति उनकी क्या है, जैसी खबरें आती हैं उसके हिसाब से कि वो बीमार है मानसिक रूप से। उनको तो ढोया जा रहा है इस चुनाव तक, चूंकि उनके नीचे एक मत प्रतिशत है जो उनके समर्थकों का है, इस चुनाव में उसको मतपेटी तक ले जाना है, इसलिए उनको ढोया जा रहा है। और चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी और कर ली जाएंगी कि फिर उस ढोने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनके जो जीत के आएंगे एमएलए, वो पहले उनकी एप्लीकेशन बीजेपी के दफ्तर में होगी, फिर अपने दफ्तर में जाएगी। तो वो सब परिस्थितियां उन्होंने अपने अनुकूल बना ली, और वो स्वयं का विकास अभी भी इस समय सबसे बड़ी पार्टी तो बिहार के विधानसभा में बीजेपी है, 79 सीट उसकी है, 77 पे है आरजेडी। तो बीजेपी वहां पहुंच चुकी जहां वो सबसे बड़ी पार्टी है। अब उसको सिर्फ वहां पहुंचना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी वहां की सरकार का मुखिया भी तय करे। उसके लिए बस यही लीप बची है। बाकी लोगों ने तो अपनी धीरे धीरे अपने आप को परास्त कर ही लिया। चुनाव लड़े आप राजद के साथ, पिछला सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, इससे बड़ी पराजय क्या हो? तो अब इन पर संविधान की रक्षा, देश में लोकतंत्र की रक्षा, समाजवाद की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, विविधता की रक्षा, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द और जिम्मेदारियां हैं। ये कंधे इनको उठाएंगे जो अपने आप को नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल करके फिर मैं अंतिम करूंगा। एक मेरा मन, क्योंकि वो भरता नहीं है आपके साथ जब बात करें, जैसे एक नहीं, धन्यवाद। अघोषित आपातकाल में हम जी रहे हैं, तो बार बार होता है। लेकिन जो कुछ सर देश में चल रहा है, हमने बिहार में देख लिया कि आप कहीं कोशिश ऐसा लगता है अराजकता फैलाने की, कि जनता भड़क जाए, कानून को अपने हाथों में ले ले, सड़क पर उतर आए। उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर साल कावड़ शुरू हुआ और वहां अराजकता और ऐसी चलती है पूरे साल। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, वहां जो भाषा बोल रहे हैं, वहां बीजेपी की जो कहते थे कि हम जो तार तार हो चुका है, चाल चरित्र चेहरा, वो सब बिगड़ चुका है। कैसी भाषा, कैसी बोली, आप मराठी और अन्य लोगों को आप लड़वा रहे हैं हिंदू मुसलमान के बाद। तो ये क्या बहुत घनघोर अराजकता, और साथ में कहीं मंशा ये कि घोषित को आपातकाल घोषित, मतलब अघोषित को घोषित पे बदलने जैसा कुछ और देश बढ़ रहा है, ऐसा भी हम इसको, इस पे एक छोटी सी टिप्पणी सर आपका। देखिए, तानाशाही पे कोई क्यों जाता है? तानाशाही पे कोई तब जाता है जब वो जो तौर तरीके हैं उनसे शासन करने में अपने को असफल पाता है, तब वो उन चीजों को भंग करके और तानाशाही की ओर भागता है। ये असफल क्यों है? जो भी इनके नीतिगत
ये तो 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे से आरएसएस है सब चीज के जी पीछे। जी जो भी इनकी सोच समझ थी, जब ये अमल में आई तो सब सड़ी हुई और पिछड़ी और बैकवर्ड, बिल्कुल दुनिया के पैमानों पे खारिज साबित हुई। आपने 370 हटा लिया, क्या हुआ कश्मीर में? पहलगाम हुआ, एक युद्ध होते होते बचा, डांटे गए, लात खा के नीचे चुपचाप बैठे हुए, अमेरिका के गिड़गिड़ा रहे हो, जय भगवान हो रहा है। कल खबर आ रही थी कि जयशंकर को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलने की परमिशन भी नहीं दी। यस सर। पता नहीं सच्ची है झूठी खबर है। यहाँ पहुंचा दिया आपने, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कह रहे हो अपने आप को, और घाना घूम के फोटो बांट रहे हो। ऐसे जो भी इन्होंने इस तरह के फैसले लिए, नोटबंदी की कि साहब नोट कम कर देंगे, 16-17 लाख करोड़ था हमारे उसमें प्रचलन में, 34-35 लाख करोड़ है, दुगना हो गया। जी कहा जी इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो आप देख ही रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं की सीरीज लगी हुई। ये पहले लोग हैं जिनके जमाने में आईएसआई को आपने जांच दल में बुला लिया था। आपने हर तरह का गिमिक किया, अफगानिस्तान जाते हुए रास्ते में उतर गए प्रधानमंत्री जी और नवाज शरीफ के यहाँ न्योता देने पहुंच गए। क्या हुआ इन सब से? सारे गिमिक फेल हुए। जी नीतिगत भी वही है। मुस्लिम्स के खिलाफ जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपने नफरत पैदा की है, देश में गृह युद्ध की हालत तो आपने पैदा करने में सफलता पा ली है, लेकिन हासिल क्या किया? एब्सोल्युटली सवाल है कि हासिल क्या है? 370 से क्या हासिल हुआ? इससे क्या हुआ? जो आपने कहा था कि 370 वहां की समस्या की जड़ है, जड़ आपने हटा दी। अब क्यों वहां आपकी हालत खराब है? अब क्यों उतनी ही उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है? युद्ध छेड़ना पड़ रहा है, विड्रॉ करना पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस घटनाएं हो रही हैं। हो रही है सर, ऐसे ही इनकी आर्थिक नीति थी। अब हालत यह है कि इन्होंने ये तुरंत गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं। अब इन्होंने क्रोनी कैपिटल के सामने पूरा सरेंडर कर दिया है, क्योंकि गुजरात लॉबी वही लेके आई है। अब हो रहा है कि देश के सारे संसाधन आप उनके पास भेज दीजिए। नतीजा क्या हो रहा है? डिस्पैरिटी इतनी बढ़ रही है कि आप हर क्षेत्र में इस समय, अभी कल ही हम लोगों ने पोस्ट की है, हर क्षेत्र में आर्थिक सूचकांक है, चाहे गाड़ी खरीदने का सवाल हो, स्कूटर बेचने का सवाल हो, ट्रैक्टर का सवाल हो, इवन ये जो आप वसूली करते हैं जीएसटी के नाम पे, इसकी ग्रोथ का सवाल हो, सब चीजों में आप नीचे आते जा रहे हैं। नीचे आप जो आंकड़े बनाते हैं, उनको आंकड़े बनाने वाले विशेषज्ञ अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि आप पकड़े जाएंगे। आप जो कथित विकास के आंकड़े जीडीपी वगैरह के दे रहे हैं, ये सब भी झूठे हैं। माय गॉड सुब्रमण्यम स्वामी इस पे विश्वास नहीं करते। यस सर तो आने, चूंकि आपकी भाई न मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है, न एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो रही है, न किसानी में ग्रोथ हो रही है, रेमिटेंस के अलावा किसी चीज में कोई ग्रोथ नहीं है। यानी मजदूर जो बेचारे सऊदी अरब में और वहां जाके ऊंट चरा के कमा रहे हैं, उनके पैसे पे तुम्हारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उनकी ग्रोथ से। उन्हीं को तुम मारने की बात कर रहे हो। तो ये इनका नीतिगत फेल्योर है बुरी तरह से। शिक्षा आपने तहस नहस कर दी, सारे विश्वविद्यालयों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया, सारी नई भर्तियां पिछले 10-12 साल में आरएसएस के लोगों की कर दी। एक यूनिवर्सिटी इस लायक बना पाए कि दुनिया की बड़ी रैंकिंग में आ जाए, पहली 10 में कोई है कहीं? दूर दूर तक है कहीं? क्या बना रहे हो तुम, ये बताओ। 30 साल से गुजरात में हो, क्या कर लिया तुमने? पानी बरसा तो 8 शहर तुम्हारे डूबे हुए, सूरत समेत। इन सब शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे आपने करोड़ों रुपए एक चक्कर के खर्च किए, और एक बरसात नहीं झेल सकते। आदमी गड्ढों में और सीवर में घुस जाता है स्कूटर समेत। यस सड़कें जो बना रहे हो वो 2 महीने भी नहीं चलती, उसमें जेसीबी घुस जा रही है, वीडियोस है। बिल्कुल क्या हो भाई, कोई एक प्रोडक्ट तुम्हारा है नहीं दुनिया में जिसकी कोई इज्जत करे, जिसकी वजह से भारत को जाने, यस सिवाय एक झूठ बोलने वाले प्रोडक्ट के। यस नाम क्या लूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो भाई मैं क्या आपको है कि किस नीति से इस देश का भला हो रहा है? पिछला यूपीए सरकार ने तो राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू फूड लाया, और तमाम इस तरह के लोकतांत्रिक पैरामीटर उसके जमाने में हुए, और अर्थव्यवस्था भी आपके जमाने से उसकी बेहतर थी, बिना आंकड़ा बदले, बिना कोई बाजीगरी किए। और 2008 की आर्थिक सुनामी भी उसने झेल ली थी। लेफ्ट ने उसका साथ भी छोड़ दिया था उस परमाणु डील पर, वो भी झेल लिया था। इसके बावजूद वो इस हालत में थे,
और $130 का उनको क्रूड खरीदना पड़ा था, तब भी उनकी इकोनॉमी बेहतर थी। तो ना आप इकोनॉमी बेहतर करने की औकात योग्यता रखते हैं, ना आप शिक्षा बेहतर कर सके। इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है उसके लिए मैं क्या बताऊं। कोई भी किसी भी एक एआई का ऑपरेटस से क्वेश्चन पूछ ले, जवाब आ जाएगा। और वो जवाब कि आप जो है आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी। राइट, राइट, राइट। तो भाई कहाँ क्या कर रहे हैं आप? मतलब कोई एक चीज बताइए कि ये आपकी नीति थी 100 साल पुरानी, यहां देखिए सटीक आई है, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अरे भाई 89 से इस देश में कोई बहुमत की सरकार नहीं आ रही थी। 89 से पहले कांग्रेस जा चुकी थी। 89 के बाद जो सरकारें हैं या तो मिली जुली हैं, ये बिना बहुमत की, चाहे उनमें कांग्रेस की ही नेतृत्व की सरकारें हो या बहुत से दूसरे प्रयोग हुए। देवगौड़ा बन गए, गुजराल बन गए, इस तरह के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इसमें 19 साल तो आप रहे हो। 6 साल अटल जी रहे, 1 साल आप बीपी सिंह के साथ रहे, 12 साल मोदी जी को हो गया। तो ये 34-35 सालों में 20 साल 19-20 तो आपके हो गए भाई। यस सर। क्या हुआ, क्या किया आपने? बहुत बहुत बहुत। इन्हीं 34-35 सालों पहले चीन की इकोनॉमी हमसे जीडीपी में पीछे थी। आप कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने उसको इतिहास से बाहर कर दिया। चलो 89 से इतिहास लेते हैं। 89 से 20 साल आप हैं, कहां है, कहां पहुंचाए आप? कहां है चीन और कहां हम हैं? और क्यों है ये? किस एक चीज में आप बेहतर? आप 30 साल से गुजरात में है, एक यूनिवर्सिटी बनाई है आपने। आप 23-24 साल से मध्य प्रदेश में है, क्या हालत है एजुकेशन में? बिल्कुल सर। क्या आपने मध्य प्रदेश में जिसको हम कहें ये है, देखो आओ दुनिया देखो, ये हमने किया। नहीं बिल्कुल सर, आपने पूरी की पूरी तस्वीर शीतल से रख दी है। चाहे वो 11 सालों का प्रधानमंत्री काल हो मोदी जी का, या उसके पहले का गुजरात, और जो गुजरात मॉडल, तमाम जो उनके आपने स्पष्ट कर दिए कि जुमले, झूठ, फरेब, फर्जी आंकड़े, सारी चीजें क्लियर हैं। मैं वहीं आके खत्म करना चाहूंगा, आखिरी सवाल उसी पे करूंगा जो मैंने बिहार से शुरू किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो होड़ मची। अगर हम पिछले 6-7 सालों की बार बार बात करते हैं कि ज्यादा लायल कौन, ज्यादा सरकार के प्रति वफादार कौन, राजीव कुमार जी को हमने देखा, और अब ये जो है ज्ञानेश कुमार साहब हैं। तो सर ये जो सब हुआ है, इसे हम क्या ऐसे देख या पा सकते हैं? एक टिप्पणी इस पे, भले ही उसको आप हल्के फुल्के अंदाज में दीजिए, क्या रिटर्न गिफ्ट है ये जो बिहार में ज्ञानेश कुमार साहब की ओर से जो उन्हें नवाजा गया, या जो वो कहीं कृपा पात्र रहे अमित शाह साहब के, मोदी सरकार के, तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है कि जाइए जीत लीजिए? ऐसा हम देख या पा सकते हैं? यहीं पर समअप करूंगा। अब आप हर चुनाव में एक से एक इसी तरह की चीजें देखेंगे। अब आप इस तरह की एक से एक कलाबाजियां करते हुए देखेंगे, जिससे वो सत्तारूढ़ दल को बेईमानी के बावजूद के जरिए जिता रहे होंगे। और ये खुला ट्रेलर है, चूंकि ये उस कानून बनने के बाद आए। यस सर, यस। जिस कानून के तहत अब वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ वाला था, जो आधे अधूरे फैसले करता था, आधे फैसलों में सरकार को गलत ठहराता था, आधे फैसले में सरकार को रास्ता दे देता था कि यहां से निकल के भाग जाओ। यस सर। और ये उसकी वजह है, जैसा मैंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन अब कोई बचा नहीं है, सब खत्म। हम आप कितने दिन ऐसी बात कर पाएंगे? और नहीं, वोट बंदी का रिटर्न गिफ्ट, ऐसा आप कह सकते हैं इसको, ऐसा हाँ, कितने दिन आप हमें ये सवाल का जवाब दे पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखते हैं। बस इसके अलावा और कुछ बचा नहीं। नहीं शीतल सर, आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया और बहुत तफसील से चीजों को आपने, वो बिहार में जो चीजें उसको आपने डिकोड कर दी, और साथ में देश में क्या कुछ। और ये सबसे खास आपने जो बात कही कि जो विपक्ष है, विपक्ष की बिहार तक आप नहीं बंद करा पा रहे हो, आप भारत बंद होना चाहिए, इस पे तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन तो खड़ा होना था, वो अब तक नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी है। दावे बातें वो कुछ भी कर लें, इलेक्शन ऑफ इंडिया को कोस लें या मोदी की सरकार को कह लें, लेकिन उनमें जो वो करना चाहते कुटिलता है, उसमें वो सफल होते जा रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आपने सुना शीतल पी सिंह साहब को। शीतल पी सिंह साहब ने पूरी की पूरी तस्वीर रख दी कि बिहार में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। हम जो सवाल कहीं उसके जवाब खोज रहे हैं, पा रहे हैं। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो निकलकर सामने आएगा कि बहुत सारे इफ एंड बट हैं, कि अभी इतना आसान भी नहीं है कि आप 1-2 करोड़ वोटरों को बाहर करके अपना चुनाव वहां जीत लें, लूट लें, जिस तरीके का आक्षेप आरोप है विपक्ष का। तो वो कहीं और बहुत दिलचस्प सी, रोचक सी स्थितियां सामने आने वाली हैं। और सबसे मुद्दे या
खास बात जो शीतल साहब ने कही कि विपक्ष को जो जिस भूमिका में होना चाहिए उसमें कहीं वो कमी पा रहे हैं। तो सारा कुछ आपने सुना। इस पूरी चर्चा पर आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या मत है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।